ओके, तो आज अपना कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 EMI। 3 साझेदार हैं, 5:3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। तो देखो यहाँ पर हमको पक्की तलपट दी हुई है, उसके बाद में आई निवृत्त होता है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और निवृत्ति की शर्तें ये हैं। तो हम पहले समय जो उनको टिक मार्क कर देंगे। आई का लाभ 2:3 के प्रमाण में प्राप्त करेंगे, तो ये हमको एक अनुपात दिया है। किसका दिया है? लाभ का अनुपात है डायरेक्टली। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन जो हम अभी नहीं टिक मार्क करेंगे। देनदारों पर डूबत अनामत 10% से बढ़ानी है, 3 नंबर टिक मार्क करेंगे। मकान है उसको भी टिक मार्क करेंगे, 4 नंबर। 5 नंबर पर यंत्र दिए हैं तो 5 नंबर यंत्र को हम टिक मार्क करेंगे। 6ठे नंबर पर बीमा प्रीमियम है, जो कि यहाँ टिक मार्क होने जैसा नहीं है, तो उसको हम होल्ड पर रखेंगे। 7वें नंबर आई की निवृत्ति के बाद ई और एम उनकी कुल पूंजी 1 लाख रुपये ही रखनी है और वो नए लाभानी के प्रमाण में रखेंगे, ये भी बता दिया है। यानी कि कुल पूंजी कितनी है वो भी बता दिया है यहाँ पर, और उसका अनुपात हमको बता दिया कि नए अनुपात में रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पक्की तलपट में जो भी है, जितनी भी चीज़ दी उनको हम यहाँ पर जो भी खाते बनाए हैं, पुण्य खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और पक्की तलपट, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले अपने को दिया हुआ मकान, तो मकान हमारे यहाँ पर लिखना है संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका नाम है EMI। तो मकान में कितना है? 1,20,000 है और टिक मार्क किया हुआ है, तो 1 लाइन स्पेस। यंत्र 80,000 है। उसके बाद में स्टॉक है, कोई टिक मार्क नहीं है उसमें, सीधा बाहर लिखेंगे। 30,000 रुपये। देनदार 40,000, टिक मार्क है। उसके बाद में रोकड़ हम यहाँ लिखेंगे नहीं, उसके लिए अलग से खाता बनाया हुआ, वहीं लिखेंगे हम शेष आगे लाए 22,000। पूंजी खाता EMI की तीनों की पूंजी दी हुई है 60,000, 30,000 और 50,000, तो हम पूंजी खाते में यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे पूंजी खाते में? शेष आगे लाए। कितनी है? ई की 60,000, एम का 30,000 और आई 50,000। निवृत्त कौन हो रहा था? आई। अनामत फंड लिखा हुआ है, वो एक पेढ़ी का एकत्रित लाभ है, अनामत है, तो उसको हम साझेदारों के बीच उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे। उसके लिए अनुपात हमने देख के रखा था 5:3:2। 25,000। अनुपात फंड 50,000 है, उसको हम बांटेंगे तो कितना आएगा? 25,000, 15,000 और 10,000। कारीगर लाभक फंड, ये पेढ़ी का दायित्व है, लाभक फंड है इसके लिए, तो कारीगर लाभांश फंड इसको जिसको बोलते हैं वो यही है, लाभ भाग फंड। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 30,000 है, उसको हम सीधा बाहर लिख देंगे दायित्व में। लेनदार सीधा बाहर दायित्व में आएगा, क्योंकि ये भी पेढ़ी का दायित्व है और कोई समायोजन नहीं है इसके ऊपर, इसके लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जितनी भी पक्की तलपट में आइटम्स दी थी वो सारी हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है, जहाँ पर भी आनी थी। अब क्या करेंगे, हम समायोजनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला दूसरा हमने होल्ड पर रखा था। तीसरा, देनदार ऊपर डूबत अनामत 10% से बढ़ानी है, तो पहले कितनी थी? देखो 2,000 थी डूबत ऋण अनामत, और अभी और कितनी करनी है? 10% से बढ़ानी है। तो देखो कैसा है कि 2,000 पहले थी, अब 40,000 का 10% कितना होता है? तो वो 4,000 और बढ़ जाएगी यहाँ पर। यानी पहले से 2,000 का नुकसान था, ये अभी 4,000 का और हो गया। तो हमारी कुल अभी कितनी होगी? 6,000 होगी। ये 2 और 4 6,000। बाहर कितना होगा? 34,000 बचेगा। इसकी दूसरी एंट्री हम देंगे। डूबत अनामत कहाँ लिखनी पड़ेगी? यहाँ पर डूबत ऋण अनामत कितनी आएगी? अभी देखो नई हमारे पास कितनी हो गई है? 4 और 2 6, और पुरानी कितनी दिखा रहा था उसमें से?
2, तो कितनी बची 4000, यानी जितनी हमारी अभी डूबत नमत बढ़ी है, जितना नुकसान और बढ़ा है पहले की वजह, वो हमको यहाँ पर लिखना होता है। आगे मकान की कीमत 110% गिननी है, तो 110% करो 1,20,000 का, कितना आएगा 1,32,000 आया। तो देखो पहले 1,20,000 था, अभी 1,32,000 हो गया, तो कितना बढ़ा 12,000 जो हमारा बढ़ा है वो हम यहाँ लिखेंगे मकान में वृद्धि। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर, क्या लिखेंगे मकान खाता, कितना 12,000। उसके बाद में देखो लिखा है यंत्रों की कीमत 10% घटानी है, तो यंत्र में क्या करना है, हमको कमी करनी है, कितने की 10%, यानी कि कितना होता है 8,000। तो हम यह लिखेंगे 72,000 बाहर के कॉलम में, और ये 8,000 की जो कमी हुई है वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे यंत्र खाता। अभी एक और बाकी हमारा नेक्स्ट समायोजन कौन सा है, 6 नंबर का, 30/6/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम 24,000 चुकाया है। यहाँ सिर्फ इतना सा ही नया है, बाकी कुछ नया नहीं था, हमारा पहले के जैसा ही था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गणना करेंगे, जो कि मैं यहीं ऊपर ही करके दिखा रहा हूँ। देखो हमारी डेट कौन सी बोली इन लोगों ने, 30/6/2017। हमारी बैलेंस शीट की डेट कौन सी है पूरी होने की, 31/3/2017। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना समय हुआ है, 3 महीने का, चौथा महीना पूरा, 5वां महीना पूरा, और 6ठा महीने की भी पूरी 30 तारीख है, तो 6ठा महीना भी पूरा। कितने मास का समय हुआ है ये, 3 मास का। और यहाँ हमको जो चुकाया है बीमा प्रीमियम कितना 24,000, ये पूरे होने वाले वर्ष के लिए है। तो 12 महीने का जब इन लोगों ने कितना चुकाया 24,000, तो 3 महीने का कितना होगा 6,000। तो ये 6,000 रुपये हमारा क्या होगा, 3 मास का जो बीमा प्रीमियम वो अग्रिम चुकाया हुआ है, 30/6/2000 तक के लिए अभी से ही चुका रखा, मतलब क्या हुआ, उसको क्या बोल सकते हैं अग्रिम चुकाया। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, ये कहाँ लिखा जाएगा, एक तो हमारी संपत्ति बनेगी और दूसरा हमारा फायदा है, ठीक है, संपत्ति है इसके लिए, तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम। आया समझ में, एक बार फिर से, यहाँ हमको क्या लिखा है कि 30/6/2017 को पूरे होने वाले वर्ष के लिए कितना चुकाया हुआ है 24,000, यानी एक साल का 24,000 चुकाया है। पर इन लोगों का साल बीमा प्रीमियम कब का होगा, 30/6 को पूरा होने वाला है, जबकि हमारी बैलेंस शीट तो कब पूरी हो जाएगी 31/3 को ही। तो हमारी तारीख से इन लोगों ने कितना एडवांस चुकाया, कितना अग्रिम चुकाया, वो हम देखेंगे। तो देखो चौथा महीना, 5वां महीना और 6ठा महीना, 3 महीने एडवांस चुकाया हुआ है। तो हम गणना करेंगे कि 12 महीने का जब हम चुकाते हैं कितना 24,000 होता है, एक सिंपल अपना लॉजिक है। तो 3 महीने का कितना कितना आएगा 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये यहाँ आएगा, और दूसरा आएगा यहाँ अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, कितना 6,000, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। जो आएगा यहाँ पर डिफरेंस हमारा आएगा यहाँ 6,000 का, उसको हम यहाँ बांटेंगे, कितना आएगा 3,000, 1,800, 1,200। ये है EMI, तीनों का अलग अलग लाभ, उसको हम क्या बोलते हैं वितरण पात्र लाभ, क्या बोलते हैं। अनुपात क्या लिया था हमने इसके लिए 5, 3, 2, जो कि हमको यहाँ से देख लिया था, ठीक है। अब इसकी एंट्री कहाँ होती है, यहाँ है, तो इसकी एंट्री पूंजी खाते में साइड आएगी, क्या लिखेंगे हम पुनः मूल्यांकन खाता, ठीक है। कितनी रकम है 3,000, 1,800 और 1,200, ये जो रकम है हमने यहाँ पर लिख दी है। अब आगे की देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी गणनाएं जो हैं वो करनी है। तो उदाहरण 12 के लिए हम गणना करेंगे यहाँ पर, EMI, उसका टोटल हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब
यहाँ पर कितना आएगा, पुराना अनुपात कितना है 5:3:2, सॉरी क्वेश्चन 12 है ये हमारा, उदाहरण नहीं है। अब नया अनुपात तो हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कुछ अनुपात दिया हमको। आई का लाभ ई और एम, आई तो निवृत्त हो रहा है, तो इसका जो लाभ है उसको ये दोनों कितने अनुपात में बांटेंगे, 2:3 में, यानी हमको लाभ का अनुपात दे दिया है। क्या किया है, लाभ का अनुपात दे दिया है, बट लाभ नहीं दिया है, ध्यान रखना। लाभ का अनुपात दिया है, लाभ नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लाभ का भाग निकालेंगे कि कितना लाभ इन लोगों ने लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ निकालूंगा ई का लाभ। ई का लाभ कितना होगा, देखो आई का अनुपात कितना था, ई का लाभ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो आई का लाभ जितना भी होगा उसको ई कितने अनुपात में लेगा, 2/5 में। एम कितने में लेगा, 3/5। एक ही हिस्से के हमको इस 2 के 2 भाग पाड़ने हैं, 2:3। इस 2 को 2:3 में बांटना है तो हमको आ जाएगा सही। तो कैसे बटेगा तो मैं बता रहा हूँ। ये 2 कितना है, 2/10 है एक्चुअली में। कितना है, 2/10 आई का भाग। ये हमारा किसका है, निवृत्त होने वाले साझेदार का भाग। उसको बांटना किसने, 2:3 में, तो 2/5 कितना आएगा, 4/50। ये ई हुआ। अब ऐसे ही किसका करेंगे हम, एम का लाभ भी ज्ञात करेंगे। 2/10 तो रहेगा ही, क्योंकि निवृत्त होने वाले साझेदार का भाग नहीं बदल सकता, इनका अनुपात बदल सकता है। तो 3/5 तो कितना आएगा, 6/50। तो हमको लाभ का मिल गया, इनका अनुपात तो था ही, हमको लाभ भी मिल गया। अब सिंपली बताऊं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 ऐसे हो सकता था, बट हमको हमारे जो प्रोसेस है वो करनी ज़्यादा बेटर लगती है। अब क्या निकालेंगे हम, नया अनुपात भी चाहिए हमको। क्या चाहिए, कोई बात नहीं। तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे, नया प्रमाण का सूत्र किसी को पता है, पुराना भाग प्लस लाभ। पुराना भाग हमारा जो भी हो उसके अंदर हम लाभ को प्लस कर देंगे तो हमको नया भाग बदल जाएगा। ठीक है, पुराना हमको जो मिलता था वो तो है ही, प्लस लाभ और कितना एक्स्ट्रा हमारे पास हुआ है तो उसको यहाँ प्लस कर दिया जाता है। तो ई का नया भाग, ई का नया भाग या नया प्रमाण जो भी है, नया भाग कितना होगा, पुराना भाग कितना था ई का, 5/10 यही था, प्लस लाभ कितना है, 2/5। अब इसका हम टोटल करेंगे। इसका टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 × 5 50, 5 × 5 25 और 10 दूनी 20। कितना हुआ, 45/50। अब किसका, एम का नया भाग कितना आएगा, पुराना कितना था उसका, प्लस कितना आएगा, 3/5, सॉरी ये 4/50 होगा। चलो अब ई का अपने को यहाँ देखो नया प्रमाण निकालना है। उसके लिए क्या होता है, पुराना भाग प्लस लाभ का भाग। तो पुराना भाग हम यहाँ से लेंगे और लाभ का भाग हम कहाँ से लेंगे, ये वाला। अनुपात को लेना नहीं है, उसकी जगह हम कौन सा लेंगे, ई का लाभ का भाग लेंगे। ठीक है, तो ई का नया भाग, तो पुराना कितना, 5/10 और ये कितना, 4/50। शॉर्ट में करना है अपने को, तो 50 × 10 कितना होता है, 50 × 5 कितना होता है, 10 × 4 कितना होता है, 40। कितना होगा, 290/500। 0 से 0 हम कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 29/50। एम का नया भाग, पुराना कितना है, 3/10 है इतना, प्लस लाभ का भाग कितना, 6/50। 50 × 10 कितना होता है, 50 × 3 कितना होता है, 10 × 6 कितना होता है, दोनों का टोटल कितना होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आएगा 21/50, 0 से 0 कट होने के बाद में। अब नया अनुपात निकालना हो तो कितना निकलेगा, 29/21। ये हमारा क्या है, नया प्रमाण है, नया अनुपात है। कितना है,
29:21। ठीक है। अब बात आती है ख्याति की। तो पेड़ी की कुल ख्याति कितनी है? 1,00,000 ना। हाँ हाँ। देखो यहाँ दी हुई है, पेड़ी की हाँ, ख्याति 1,00,000 का है। मूल्यांकन 1,00,000 से किया गया है। अब निवृत्त होने वाला साझेदार कौन है? आई। आई। तो आई की ख्याति कितनी होगी वो भी निकालनी पड़ेगी। तो 1,00,000 गुणा कितना अनुपात है? देखो आई का 2/10, 2/10। तो 20,000। इस 20,000 को 20,000। ई और एम लाभ के अनुपात में बांटेंगे। तो लाभ का अनुपात हमको पता है कितना, 2:3 है। कितना आएगा? 8,000 और 12,000। ये ई और एम दोनों बांटेंगे इस अनुपात में। तो ये हमारी ख्याति की गणना हुई। ठीक है। अब यहाँ पर लाभ पाने वाले कौन है साझेदार? ई और एम। तो उनका पूंजी खाता उधार, और देने वाला, त्याग करने वाला कौन है? यहाँ पर आई अपनी ख्याति का त्याग करेगा, तो उसका खाता क्या होगा? जमा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई के पूंजी खाते में 8,000 और 12,000। क्या लिखेंगे? 8,000 और 12,000। ये किसके खाते में जाएगा? 8,000 ई के पास जाएगा, तो लिखेंगे ई का पूंजी खाता। और 12,000 किसके पास जाएगा? एम के पास, तो एम का पूंजी खाता। अब ये यहाँ पर क्या है? जमा। तो इसको लिखेंगे यहाँ उधार में 8,000 12,000। नाम किसका आएगा? देने वाले का। यहाँ पर कौन है? आई। ठीक है, ये हमारी ख्याति की एंट्री हो गई। अब ख्याति के बाद में हमको क्या करना है? सिर्फ टोटल करना है। पहले आई का, जो निवृत्त होने वाला साझेदार है, पहले उसका हम टोटल करते हैं। इक्यासी 200। अब पेमेंट के लिए कोई बात नहीं की गई है, तो हम इसको क्या कर रख सकते हैं? लोन रख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लिखा नहीं है कि पेमेंट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर 81,200 लोन के रूप में दर्शा रहा हूँ। लोन खाता, ये लोन खाता कहाँ आता हमारा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोन खाता किसका है? ये आई का। 81,200। ठीक है। अब पूंजी की बात करते हैं यहाँ पर इनकी, दोनों साझेदारों की। तो पूंजी के लिए इन लोगों ने लिख के रखा हुआ है कि आई की निवृत्ति बाद ई और एम की पूंजी 1,00,000 रखनी है। कितनी रखनी है? ई और एम की पूंजी 1,00,000 बोल दिया, तो 1,00,000 हमने रख दी। और इस पूंजी को नए अनुपात में बांटना है, तो 29:21 में ये पूंजी बटेगी। 58,000 और 42,000। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको आई पूंजी, ये कहाँ से आती है? हमारे पास हमेशा यहाँ से आती है। तो हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको कि शेष आगे ले गए। रकम ई और एम की अंदर लिखनी है 58,000 और 42,000। ठीक है। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो ज़्यादा आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो 58 और 62 हो रहा है, उसकी बजाय ये देखो ज़्यादा है। 60 और 25, 85 और 3, 88,000 रुपये। 88 में से 58 और 8 कितना होता है? 66 माइनस कर दिए तो 22,000 रुपये। इसके बाद हम एम का टोटल करते हैं। 46,800 होता है। उसमें से हम 42 और 12 54, इस साइड का ज़्यादा हो रहा है। देखो ये इस साइड का डिफरेंस कहाँ का आ रहा है? उस साइड वाला ज़्यादा है, 54,000। तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 7,200। 54,000 में से 46,800 को हम माइनस कर दें इन सब का टोटल को, तो कितना आएगा? 7,200। ये सब कहाँ जाएगा? कुछ बोला नहीं है, इसलिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? कुछ बोला नहीं है। अगर बोला होता कि बैंक में ले जाओ तो हम बैंक में ले जाते। अब बोला इन लोगों ने कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ लिखूंगा इनको? चालू खाता में। ठीक है। ये लोन रख ही दिया है। अब इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है,
तो इसको ऐसे कैसे हम कहाँ लेके जा सकते हैं? रोकड़ शेष आगे ले गए सीधा, ये के ये अमाउंट पूरी बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं हम। ये कम पक्की तलपट के अंदर ये हम लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पर 22,000 रुपये। इसका हमने कोई यूज़ किया नहीं। अब आता हमारा चालू खाता, तो हम चालू खाता लिखेंगे कहाँ पर? यहाँ पर ई का था वो इधर 22,000। अब एम का है वो चालू खाता किस साइड आएगा? इस साइड। चालू खाता एम का 7200 है तो 7200। अब दोनों साइड का हम टोटल मैच करेंगे। 3,03,200 आ रहा है। हाँ ठीक है, दोनों साइड का एक बार चेक कर लेना अपने को। ओके। जीरो आ गया। जीरो रॉन्ग